हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। ये नई वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस भी बच्चे को ये भी नहीं पता पॉलिटी क्या होती है या जिसको भी मालूम है, उसके लिए सभी के लिए कोर्सेज़ है। ये पॉलिटी हम कवर करेंगे, चाहे आप स्कूल लेवल पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कोई भी आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इसको कंप्लीट करने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मोस्ट प्रोबेबली आपका छूटने वाला है। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपको वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस जितना हो सके आपके द्वारा इस पूरी प्लेलिस्ट को, इस पूरे कोर्स को आपको शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है स्टेट। जो बेसिक कंसेप्ट है, एक वर्ड आपसे पूछा जाता है कि स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब क्या है। तो आप सिंपल सा ये बोलो कि यूपी है, कोई भी राजस्थान है, आरजे है, राजस्थान है, ये सभी क्या है, स्टेट है। ये सभी क्या है, स्टेट है। लेकिन स्टेट होने की कंडीशन क्या होती है, अभी आपको पता चल जाएगी। अभी आपने बोला यूपी, राजस्थान या कोई भी दिल्ली स्टेट होते हैं, तो यहाँ पर एक 4 कंडीशंस है स्टेट बनने के लिए। सबसे पहली कंडीशन होती है लैंड। किसी भी स्टेट को स्टेट बनने के लिए उसके पास लैंड होनी चाहिए। तो यूपी के पास लैंड है, हम बोल सकते हैं कि है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखते हैं, पॉपुलेशन। स्टेट के पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है गवर्नमेंट, उसकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टेट के पास, यूपी है तो उसके पास लैंड है, पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट भी है। लेकिन फोर्थ कंडीशन जो है वो है सोवर्निटी। अब ये सोवर्निटी का मतलब क्या है? सोवर्निटी को हिंदी में हम संप्रभुता भी बोलते हैं, ठीक है। शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे इनको संप्रभुता से पता होगा। तो ये सोवर्निटी का मतलब ये है, वो स्टेट जो कि अपना डिसीजन खुद डेमोक्रेसी से ले सके, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूपी अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहे वो सेंटर का उसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। सभी रिलेशन उसके किस पे डिपेंड होने चाहिए? खुद होने चाहिए। मतलब किसी पे इंडिपेंडेंट ना हो, वो खुद से अपने सारे रिलेशन ले ले, तो उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो इसलिए यूपी एक स्टेट नहीं है, राजस्थान एक स्टेट नहीं है। तो सॉवरेनिटी का मतलब वो होता है हु कैन टेक दियर डिसीजन विद डेमोक्रेसी, जो कि अपना डिसीजन डेमोक्रेसी के साथ ले सकते हैं। अब कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी लॉ पास करना है, आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में जाता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जाता है, तो वो डेमोक्रेसी किसके पास है? सेंटर के पास है। तो यहाँ पर हमें पता क्या चला कि इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ स्टेट। इंडिया एक स्टेट है। उसको कोई भी लॉ बनाना है इंडिया के अंदर तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेसी है। कुछ भी काम करना है इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी है, सोवर्निटी है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे यूपी राजस्थान होते हैं, ये क्या है? इनके पास नहीं है क्या? सोवर्निटी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन यूपी और राजस्थान को हम बोलते हैं प्रोविंसेस। ये क्या होते हैं? प्रोविंसेस होते हैं, ठीक है। इनको हम जो अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में इनको प्रोविंसेस बोला जाता था, अब इनको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आना है, अगर स्टेट कहीं पर यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब कंट्री से भी रिलेटेड है, ठीक है। अब आपको ये सिंपल सी पता चल गई है बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें पॉलिटी के, तो पॉलिटी के पार्ट्स हैं, ठीक है, डिवीज़न है, उसको हमें पढ़ना है। लेकिन हमें सबसे पहले इसमें जो पॉलिटिक्स में पढ़ना है, पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है पॉलिटी में। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉलिटी में हमारा जो पार्ट है या टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी ये काफ़ी टाइम तक चलेगा, काफ़ी क्लासेस तक चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन को हमें पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चलिए पढ़ते हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी गवर्नमेंट को लीगलाइज करता है, जो बताता है कि ये गवर्नमेंट लीगल है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक की तरीके से आपको पता है, एक बुक है इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर सब प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, एल्गोरिथम लिखे हुए हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए और उसको गवर्नमेंट को कैसे परफॉर्म करना है।
तो गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं परफॉर्म करती है तो वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, अ डॉक्यूमेंट विच लीगलाइज, वो डॉक्यूमेंट जो किसी भी गवर्नमेंट को लीगलाइज करता है, विच लीगलाइज एनी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है या वो सेंट्रल की गवर्नमेंट है। और जब तक वो लीगलाइज कब तक करता है वो? जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, टिल इट परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वो है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी गवर्नमेंट को लीगलाइज करता है जब तक वो परफॉर्म करती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो किसी भी गवर्नमेंट को लीगलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब ये तो हमें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम इसकी ज़रूरत को समझने के लिए जाते हैं हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 1885 में कांग्रेस बनाई गई, ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो चेयरपर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने बनाई थी, उनका नाम था A.O. ह्यूम। और ये जो कांग्रेस बनाई गई है A.O. ह्यूम के द्वारा बनाई गई है, और ये A.O. ह्यूम कोई इंडियन नहीं थे, ये ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे, ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर। अब आपको पता चला 1885 में कांग्रेस को बनाएगा A.O. ह्यूम के द्वारा। अब 1885 से चलता गया, 1885 से 1929 तक चलता गया। अब यहाँ पर डिमांड की गई डोमेनियन स्टेटस के बारे में, डोमेनियन स्टेटस के बारे में। अब यहाँ पर ये डोमेनियन स्टेटस क्या था? डोमेनियन स्टेटस का मतलब था कि सभी जो कानून हैं वो हमारे द्वारा बनाए जाने चाहिए। अब होता क्या था, कुछ कानून होते थे, पहला जो कानून थे उस टाइम पर दो तरह के कानून होते थे, एक तो ट्रांसफ़र कानून थे और यहाँ पर रिजर्व थे। जैसे रिजर्व जो जॉब्स थी और ट्रांसफ़र जो जॉब्स थी उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। रिजर्व में आती थी पुलिस आती थी, रिवेन्यू आती थी, या सभी जो पावर्स की जॉब्स थी वो सभी किसके अंडर में होती थी? ब्रिटिशर्स के अंडर होती थी। ट्रांसफ़र जो जॉब्स थी जहाँ पर पैसे का खर्च होना है, ठीक है, वो सभी जो वीक जॉब्स थी, काम करने वाली छोटी जॉब्स, वो सभी इंडियंस के द्वारा थी। तो हुआ क्या, 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है, और वहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस की मांग की गई, ठीक है, कि सभी जो कानून हैं वो हमारे द्वारा भी बनने चाहिए। ये मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। अब उस वक्त अगर मैं बात करूँ, इसी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है, इम्पोर्टेंट है। उसी टाइम दादा भाई नौरोजी ने ये भी कहा है अपनी बुक में कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अनब्रिटिश रूल किया है इंडिया में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अनब्रिटिश रूल किया है इंडिया में। अब ये क्यों कहा है? ब्रिटिश रूल किया है, अनब्रिटिश रूल किया है इंडिया में, और ब्रिटिश रूल किया है इंग्लैंड में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो उनके जो रूल्स थे वो अगेंस्ट थे, वो अपने रूल्स के खिलाफ थे इंडिया में, ठीक है। जो उनके रूल्स थे, जिस तरीके से वो रूल्स चलाते थे, वो उन्होंने एप्लीकेबल नहीं किए इंडिया में, लेकिन वो कहाँ पर चलते थे? इंग्लैंड में चलते थे, और उन्होंने अनब्रिटिश रूल किया है यहाँ पर। अब इसी तरीके, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रिटिशर्स ने रूल ही क्यों किया है पूरी दुनिया के बाद? क्योंकि उनके पास कानून थे, लॉ थे, इसीलिए उनके पास लॉ थे, सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया है? रूल किया है। आपको पता है यूएसए को भी इंडिपेंडेंस 1776 में मिली है। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन क्यों आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप समझिए इस बात को। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा है कि जो ब्रिटिश रूल था इंग्लैंड में वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनब्रिटिश रूल था, क्योंकि यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, इसीलिए वो ब्रिटिश रूल ने अनब्रिटिश रूल उसको कहा गया है, लेकिन ब्रिटिश रूल में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है, हमारी सोसाइटी को भी, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेशन था, हमारी सोसाइटी को एक तो प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, टू मेक आवर सोसाइटी प्रोग्रेसिव, हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, उसके अंदर प्रोग्रेस हो, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको इक्वल बनाने के लिए, सभी इक्वल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, ठीक है। अब ये तो थी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात। अब हम चलते हैं यहाँ पर। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई है वो 1914 में हुई है, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है यहाँ पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में,
अब यहाँ पर बात करते हैं हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन क्या दे दिया किसको, कांग्रेस के लीडर्स ने, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, रेजिग्नेशन दे दिया ब्रिटिशर्स को। क्यों, वो चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करें, वर्ल्ड वॉर के तरीके से ज्वाइन करें। लेकिन हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये इंडियंस ने ज्वाइन किया था और इंडियंस ने डिमांड की थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वादा भी किया था, प्रॉमिस भी किया था अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशर्स से, लेकिन वो फेल हो गए और उन्होंने झूठा धोखा करने के साथ इंडियंस के साथ चीट कर दिया। अब 1939 में फिर से वो कहते हैं कि आप हमारे साथ दीजिए और हम जो आप डिमांड करते हैं हम उस डिमांड को फुलफ़िल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस ने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद उसने कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे। अब कांग्रेस के मेंबर्स, कांग्रेस के जो ऑफिसर्स थे बहुत थे उस टाइम गवर्नमेंट में, तो उस दिन को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के तरीके से बनाया गया, मुक्ति दिवस। अब ये मुक्ति दिवस किसने कहा, ये कहा मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग अपोजिट पार्टी थी कांग्रेस की, तो उसने कहा कि अब आज हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली है, ठीक है, उससे आज़ादी मिली है, इसलिए 22 दिसंबर 1939 को क्या बनाया गया, मुक्ति दिवस के तरीके से बनाया गया। अब क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही थी और इसलिए मुस्लिम लीग कुछ नहीं थी उस वक्त, तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि कांग्रेस रहे और वो कांग्रेस को नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जाए। अब हुआ क्या, 8 अगस्त 1940 में अगस्त रेजोल्यूशन आया। अभी अगस्त रेजोल्यूशन क्या है, अगस्त रेजोल्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं उस टाइम के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अगस्त रेजोल्यूशन लाए, लेकिन कांग्रेस ने उसको भी डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि वो इस कंडीशन ये थी, इंडियंस उनके साथ नहीं जाना चाहते थे वॉर में, क्योंकि जो वॉर किसके अगेंस्ट थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान के अगेंस्ट थी, और जापान उस वक्त जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री थी। अगर मैं आपको बता दूं, जापान उस वक्त क्या थी, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री थी, और वो वर्ल्ड लार्जेस्ट उस टाइम पे जो जापान थे उसने फिर क्या किया, पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया, बॉम्ब फेंक दिया। फिर वो अमेरिका ने उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में डाला था, ये आपको पता है। लेकिन उस वक्त अगर हम बात करें जापान की, तो जापान क्या थी, स्ट्रॉन्गेस्ट थी। अब इसीलिए इंडियंस क्या चाहते थे कि उससे वर्ल्ड वॉर से दूर रहना चाहते थे, वो दूर रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, दिल्ली चलो मूवमेंट। दिल्ली चलो मूवमेंट, अब दिल्ली चलो मूवमेंट इसको बोलते हैं, या व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये 17 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट हुआ पावनार आश्रम से, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अब ये क्यों चला दिल्ली चलो मूवमेंट, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स की इंडियंस ज्वाइन करें उसमें, लेकिन कांग्रेस ने उसको लीव कर दिया सर पार्टी को, क्योंकि उन्हें पता था कि जापान क्या है जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, उस वक्त की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। अब ये अलग बात है कि जापान ने मज़े में अमेरिका पे क्या कर दिया, उसके पर्ल हार्बर पे बॉम्ब फेंक दिया था। उसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, आपको पता ही है हिस्ट्री क्या है, वो अलग बात है। लेकिन उस वक्त इससे बचने के लिए क्या किया, इंडियंस ने, सभी ब्रिटिश जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने क्या किया, 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम महाराष्ट्र से मूवमेंट चलाया। और जो पहले जो इन्होंने स्टार्ट किया, जो पहले थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे ने स्टार्ट किया ये। उसके बाद जो सेकंड आए वो हमारे फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो दिल्ली चलो मूवमेंट 17 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट हुआ पावनार आश्रम से, जो महाराष्ट्र में है। पहले कौन थे, पहले किन्होंने स्टार्ट किया, आचार्य विनोबा भावे ने, सेकंड थे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस तरीके से ये चला। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें हिस्ट्री के बारे में, 1942 में एक क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन का मतलब क्या था, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, स्टीफर्ड क्रिप्स
जो कि उस वक्त इंग्लैंड के वॉर मिनिस्टर होते थे, इंग्लैंड के वॉर मिनिस्टर थे। स्टीफर्ड क्रिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, लेकिन बनाया जाएगा इंडियंस के द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा स्टीफर्ड क्रिस को कि आपने 1914 में भी हमें ये कहा था कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हम आपके ऊपर कैसे यकीन कर सकते हैं, हम आपके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं। अब इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रस्ट मिशन बोल, ये उस वक्त कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्टीफर्ड क्रिप्स आए, उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन चलाया, जो कि उस वक्त के वॉर मिनिस्टर थे। अब महात्मा गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप, स्टीफर्ड क्रिप्स बोलते हैं महात्मा गांधी से कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साथ दिया है, उस वक्त हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब इसलिए ही इसको हम बोला कि पोस्ट डेटेड चेक बोला, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब बाद की तारीख वाला चेक, ठीक है, जो चेक जो है फ्यूचर में दिया जाएगा, इस तरीके से उन्होंने बात की, उन्होंने मना कर दिया इसमें। अब ऐसे ही इसको पोस्ट डेटेड चेक, इसको जो बोला वो महात्मा गांधी ने बोला, और पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रिप्स मिशन इसको बोला जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब क्रिप्स जो है, फिर अगर कांग्रेस मना करती है तो दूसरी आपको पता है मुस्लिम लीग चाहती है, और मुस्लिम लीग के पास जैसे ही वो गए क्रिप्स, और उस वक्त मुस्लिम लीग क्या कहती, पाकिस्तान, कि हमें आप पाकिस्तान दे दो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन फिर वो उन्होंने मना कर दिया क्रिप्स में, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। अब 1942 की बात फिर से अगर हम करते हैं, इंडियंस ने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो साउथ ईस्ट अफ्रीका से, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये साउथ ईस्ट अफ्रीका है, यहाँ पर ये साउथ ईस्ट अफ्रीका है, ये साउथ ईस्ट अफ्रीका से जा रहे थे। आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर ये जा रहे थे और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जैसे जैसे यहाँ से मूव कर रहे थे उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अब पॉपुलेशन उस वक्त जो हमारी थी वो लगभग 30 करोड़ के लगभग थी। अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी परमिशन चाहते थे भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है। उस टाइम पे जो है कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता है महात्मा गांधी क्या चाहते थे उस वक्त 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन कांग्रेस के उस वक्त सेशंस हुआ करते थे, फिक्स सेशंस की, एक मंथ के बाद फिक्स टाइम पे सेशंस होते थे कि उस टाइम पे ये सेशन होना है। अब हुआ क्या, महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस का सेशन बनाइए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में क्या, अफ्रीका में क्या हो रहा है, सॉरी एशिया में हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, ये जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं यहाँ से और डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। अब इंडिया पे भी उस वक्त किसका राज था आपको पता है, ब्रिटिशर्स के अंडर था। अब अगर ये यहाँ से जाते हैं तो ये इंडिया को भी यहाँ से डिस्ट्रॉय करने के बाद जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो चाहते थे कि उस वक्त क्या चला जाए, भारत छोड़ो आंदोलन चला जाए। अब हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने बोल दिया इनको कि कांग्रेस को कि आप एक सेशन हेल्ड करिए, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सेशंस तो हमारे फिक्स नंबर एक टाइम पर होते हैं। तो महात्मा गांधी को उस वक्त गुस्सा आ गया और महात्मा गांधी ने कहा कि आपको पता है अगर मैं ये कांग्रेस चल किसकी वजह से रही है, मेरी वजह से चल रही है, अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो फिर पता चला सभी कांग्रेस को कि सही सच बोल रहे हैं, अगर महात्मा गांधी हट जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं तो कुछ नहीं रहेगा। तो फिर उस वक्त बॉम्बे सेशन हुआ और पहली बार महात्मा गांधी ने, आपको पता है जो अहिंसा के लिए जाना जाते हैं, उन्होंने कहा डू और डाई। ये कौन बोल रहे हैं, महात्मा गांधी 1942 बॉम्बे सेशन में। और 9 अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात कही गई कि क्विट इंडिया मूवमेंट हम चलाएंगे 9 अगस्त को, ठीक है। और जहाँ पर कहा गया ब्रिटिशर्स को कि हम जो है यहाँ पर चला जाएंगे। अब ये ब्रिटिशर्स को पता चलता है तो ब्रिटिशर्स ने इसके अगेंस्ट 0 आवर ऑपरेशन चलाया।
अब ये 0 आवर ऑपरेशन क्या था, जैसे ही आपको पता है कि 9 अगस्त की अगर हम बात करें, जिस दिन ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होना था, उससे पहले ही क्या किया ब्रिटिशर्स ने, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको अरेस्ट कर लिया जो कि कांग्रेस लीडर्स थे, उनको सबको अरेस्ट कर लिया, सभी के जो कांग्रेस थे के जो लीडर्स थे, गांधी जी के साथ भी गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था उससे पहले ही रात में, तो इसलिए ये फेल हो गया। तो अगर ये फेल ना होता तो हो सकता है उस वक्त ही हमें आज़ादी मिल जाती। उसके बाद क्या होता है, जो वाइस रॉय थे हमारे लॉर्ड वेवल, वो आए और 4 जून 1945 को आता है हमारे पास वेवल प्लान। और उसने क्या कहा, इस वक्त उसने कहा कि उसने कोशिश की कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को वो ज्वाइन करने की, एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उन्होंने कंडीशन क्या की, उन्होंने पहली कंडीशन कहा कि सभी जो एक्सेप्ट वाइसरॉय को छोड़कर और उनके मेन ऑफिसर्स को छोड़कर सभी क्या होने वाले हैं, उसमें क्या कहा गया, सभी इंडियंस होंगे, ऑल विल बी इंडियंस। पहली कंडीशन ये बोली गई। सेकंड क्या बोली गई, हिंदू और मुस्लिम को अपॉइंटेड किया जाएगा, इक्वल हिंदू एंड मुस्लिम। तो यहाँ से उन्होंने क्या हिंदू और मुस्लिम वाली बात कर दी, उनको लड़ाने के लिए, उनको उनके अंदर फूट डालने के लिए उन्हें क्या बोला गया कि इक्वल हिंदू एंड मुस्लिम विल बी अपॉइंटेड। वहाँ पर किसी ने नहीं बात कही थी, खुद ही ये वेवल प्लान में वाइसरॉय ने कहा, लॉर्ड वेवल ने, कि इक्वल हिंदू एंड मुस्लिम्स विल बी अपॉइंटेड, हम जितने हिंदू अपॉइंट करेंगे इतने ही हम मुस्लिम्स अपॉइंट करेंगे, और जो भी पर्सन जो भी जेल में गए थे कांग्रेस लीडर्स उनको फ्री कर दिया जाएगा। ये थर्ड बात कही गई। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपको शिमला ले जाएंगे, शिमला एग्रीमेंट जो हुआ, शिमला एग्रीमेंट के लिए। तो 4 बात कही गई 4 जून 1945 को। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है, समझना है, ठीक है। समझोगे तो आप ये इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद भी रह जाएगा कि उनको शिमला ले जाया गया और उनको बोला गया कि हम आपको शिमला एग्रीमेंट करेंगे, और कहा गया इसमें वेवल प्लान में कि सभी वाइसरॉय और मेन ऑफिसर को छोड़ के सभी क्या होने वाले हैं, इंडियंस होने वाले हैं, सभी को हम इंडियंस का दर्जा देंगे, सभी हिंदू और मुस्लिम्स को इक्वल अपॉइंट किए जाएंगे, और जो भी पर्सन्स जेल में गए थे उनको फ्री कर दिया जाएगा। फिर होता है शिमला एग्रीमेंट। कब से कब तक, 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक 1945 ये शिमला एग्रीमेंट चला, और ये फेल हो गया क्योंकि हमेशा आपको पता है मुस्लिम लीग किसकी डिमांड कर दी थी, पाकिस्तान की, और कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया, तो इसलिए फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हुआ क्या, फिर से इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट हुआ 1945 में। नए पीएम बने इंग्लैंड के एटली उनका नाम था, इससे पहले चर्चिल थे, ठीक है। लेकिन ये जो एटली थे वो बहुत ही लिबरल मिजाज के थे। अब उन्होंने मार्च 1946 में अपनी असेंबली में क्या कहा, ये आपको याद रखना है, फ्रीडम इज़ द राइट ऑफ इंडियंस। मतलब नए जो पीएम बने इंग्लैंड में एटली, उन्होंने अपनी असेंबली में ये बोल दिया कि जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो इंडियंस का अधिकार है। फ्रीडम क्या है, अधिकार है इंडियंस का। और उसने फिर एक कैबिनेट मिशन बनाया और उस कैबिनेट मिशन में रखा किस को, सबसे पहला नाम है एवी अलेक्जेंडर को, और सेकंड रखा पैथिक लॉरेंस को, जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये पैथिक लॉरेंस का आपको याद रखना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी थे। और थर्ड, आप इस नाम से वाकिफ हो चुकी हो अभी, स्टीफर्ड क्रिप्स मिशन आया था ना, अभी मैंने आपको बताया था, क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में किसको भेजा गया था, यहाँ पर 1942 में क्रिप्स मिनिस्टर जो कि वॉर मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, ठीक है, जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा। लेकिन फिर महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो ये थर्ड स्टीफर्ड क्रिप्स थे। अब लॉरेंस ने कांग्रेस से पूछा कि लॉरेंस ने कहा कांग्रेसमैन को कि आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, ये उसने कहा ठीक है। अब लॉरेंस ने फिर जिन्ना के पास आया उसी वक्त, और उसने कहा कि जिन्ना को उम्मीद थी कि सभी जो मुस्लिम्स थे उनके राइट मिलने चाहिए। जिन्ना का मानना ये था उस वक्त के जो मुस्लिम्स थे उनके पास उनके राइट नहीं थे, ठीक
ठीक है, मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, तो इसीलिए वो जिन्ना चाहते थे कि उनकी एक अलग कंट्री हो। तो मुस्लिम्स क्या थे उस वक्त, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से, एक मिनट होल्ड कीजिए आप, ये यहाँ पर, तो मुस्लिम, ये अगर हम थोड़ा सा मैप देखें कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से मैप अगर हम देखें, मुस्लिम्स क्या थे, कुछ मुस्लिम्स यहाँ पर 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 थे। उन्होंने कहा कि जिन्ना की क्या आप सोचते हो कि मुस्लिम्स आपके सपोर्टर हैं? जिन्ना ने कहा बिल्कुल, और इसलिए मुझे अपना अलग देश चाहिए। अब देखो मुस्लिम्स इस तरीके से एक जगह पर नहीं थे, वो डिस्ट्रीब्यूट थे। लॉरेंस ने फिर जिन्ना को कहा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, आपको पता है इलेक्शन कराया जाएगा और वहाँ पर 389 सीट्स हैं, ठीक है। अगर आपको 200 प्लस सीट्स मिलती हैं और अगर आपको ये पता है कि मुस्लिम्स क्या हैं, आपके साथ हैं, अगर आपको उम्मीद है मुस्लिम्स आपके साथ हैं, सपोर्ट करते हैं मुस्लिम्स आपको, तो आपको तो 200 प्लस सीट्स मिल जाएंगी। और आपको जो आप सोचते हो कि पाकिस्तान की सेपरेट आपको पाकिस्तान बनाना, तो ये पूरा इंडिया ही आपका पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको उम्मीद है कि मुस्लिम्स ऐसा करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं 389 सीट्स में से 296 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश के जो है राज्य थे, प्रोविंसेस थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत जिसको बोलते हैं। और 93 ऐसे थे जो राजाओं के, नवाब्स के स्टेट्स थे, प्रिंस के स्टेट्स थे। तो 93 सीट्स तो बहुत ही रिजर्व थी। ये तो 93 सीट्स को तो सिर्फ एक जगह पर जाना था कि वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं या मुस्लिम लीग की तरफ जाना चाहते हैं। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस में क्या किया, कुछ वहाँ पर ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यहाँ पर सिख मेजॉरिटी थी, और आपको पता है अदर्स भी थे, हिंदू थे। तो जो मुस्लिम और जहाँ पर सिख मेजॉरिटी थी, वहाँ पर लॉरेंस ने क्या किया, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल दिया। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब ये है, अगर वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट होने वाला है, और जहाँ पर सिख मेजॉरिटी है वहाँ पर सिख कैंडिडेट होने वाला है। तो सबसे पहले जिन्ना को क्या कहा गया कि अगर आपको पता है, अगर आपको उम्मीद है कि, क्योंकि मुस्लिम सभी जगह पर कंसंट्रेट नहीं थे, कि मुस्लिम्स आपके साथ, आपके सपोर्टर हैं, उनको भी अलग देश चाहिए। उसने कहा बिल्कुल चाहिए। अब मुस्लिम्स और सिख जो थे वो एक जगह पर, मुस्लिम और सिख जहाँ पर ज़्यादा थे, जिन स्टेट्स में ज़्यादा थे, 296 स्टेट्स में, उनको सेपरेट इलेक्टोरल का हक दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरल क्या था, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, और जहाँ पर सिख मेजोरिटी है वहाँ पर सिख कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। अब ये हुआ क्या, उस वक्त डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था कि सभी जनता को वोट डालने थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। अब हुआ क्या, मई जून 1946 में इलेक्शन हुए, 1946 मई और जून में इलेक्शन चले, और 16 अगस्त 1946 को रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट क्या था, जिन्ना को उम्मीद क्या थी कि सभी मुस्लिम्स मेरे साथ हैं, सेपरेट इलेक्टोरल है तो 200 प्लस सीट्स मिलेंगी और मुझे कोई नया पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या कि 208 सीट्स जो मिली वो कांग्रेस को मिली, और मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को, ठीक है। अब उस वक्त ही जो जिन्ना था उस वक्त उसे गुस्सा आ गया, और उस वक्त से ही दंगे स्टार्ट हो गए, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोला जा सकता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट एक्शन डे, ये जो दंगे चले 16 अगस्त 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चले। अब आपको पता है जो इंग्लैंड के पीएम थे एटली, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि हम 20 फरवरी 1947 को, कि हम इंडिया को 13 जून 1948 में फ्री कर देंगे, इस दिन हम पहले से ही आज़ाद कर देंगे, पहले ही उन्होंने कहा दिया था। लेकिन उस वक्त के जो वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि सर आप कैसे 13 जून 1948 को इनको फ्री करोगे, उस वक्त तक तो कुछ ही नहीं बचेगा। क्यों, दंगे चल रहे थे, आपको पता है 16 अगस्त 1946 से 14 अगस्त 1947 तक दंगे चले, इसलिए 14 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिया को क्या मिली, आज़ादी मिली। इसलिए 15 अगस्त 1947 को ये इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, दंगे नहीं होते, तो 13 जून 1948 को ये होता।
उस वक्त फिर उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी। फिर हाँ हमारे पास बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई नवंबर 1946 को बनाई गई थी। इसके जो पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग, उसमें 211 मेंबर्स थे, 211 मेंबर्स थे और 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को सचिनानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उस वक्त तक प्रेसिडेंट नहीं था कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो उस वक्त सचिनानंद को क्या बनाया गया, 9 दिसंबर 1916 को। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है हुआ क्या, फिर सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को और उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक्चुअल चेयरपर्सन बना दिया गया असेंबली का। फिर थर्ड मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग हुई। थर्ड मीटिंग में क्या कहा गया, थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, जो हमारा प्रीएम्बल होता है उसका जो बेस था उसमें ये बात कही गई थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो हमारा बेस था, प्रीएम्बल का जो बेस है उसमें ये बात की गई थी और ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ये एक्सेप्ट भी किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब वहाँ पर सभी कमेटी अपना काम कर रही थी। एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने अलग अलग कमेटी बनाई गई। वो कमेटी ड्राफ्ट कमेटी को वर्क सबमिट करती थी और हुआ क्या, बाद में सभी कमेटीज़ को बनाने के बाद 21 फरवरी 1948 को ठीक है, 8 महीने बाद ये सभी रूल्स को, सभी लॉज को एक जगह पर कंपाइल कर दिया गया। ठीक है, फिर सभी से पूछा गया कि इसमें क्या आपको चेंजेस की ज़रूरत है। सभी से एडवाइस ली गई, पूरे देश से लगभग 7,000 से लेकर 8,000 तक एडवाइस आई और फिर उसमें लगभग 3 से 4,000 तक चेंजेस भी किए गए। 3 to 4,000 चेंजेस भी किए गए। 21 फरवरी 1948 को हमारा जो है संविधान बन चुका था, लेकिन हुआ क्या, इसमें चेंजेस कर दिए गए। कुछ करेक्शंस होने के बाद, उसके बाद जब करेक्शंस हो गए फिर 3 रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, 3 रीडिंग होती है और जो पहली रीडिंग हुई पूरा रीड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, वो 4 to 9 नवंबर 4 से 9 नवंबर 1948 तक हुई। फिर सेकंड जो रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। आप देख सकते हैं कितने ये 1 नवंबर से लेकर 1948 नवंबर से लेकर 1949 तक ये सबसे लंबी रीडिंग चली गई, आपको याद भी रखना है। फिर जो थर्ड रीडिंग जो चली है वो है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। हाँ, ये लास्ट रीडिंग चली और 26 नवंबर 1949 को कुछ जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे वो दिए गए किसको, सिटीजन्स को। उसमें सिर्फ 4 ही चीज़ें थी जो दी गई थी। सबसे पहली थी सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता के बारे में कि नागरिकता कैसे होनी है, सिटीजनशिप। और सेकंड जो चीज़ थी वो थी इलेक्शंस। थर्ड थी इंटरिम पार्लियामेंट, इंटरिम पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है, ये दिया गया। और फोर्थ जो आपसे पूछा जाता है टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या समझना है आपको, 3 रीडिंग्स हुई। पहले रीडिंग होती है 4 से 9 नवंबर 1948 में। सेकंड जो रीडिंग होती है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो थर्ड रीडिंग होती है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में। अगर आप प्रीएम्बल में देखोगे तो यही डेट लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, यही डेट लिखी हुई है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो सिटीजन्स को दे दिया गया और उसमें अभी तक सिर्फ जो पार्ट थे वो दिए गए थे, सिटीजनशिप का था, इलेक्शन का, इंटरिम पार्लियामेंट और टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। उसके बाद हुआ क्या आपको पता है, फिर 24 जनवरी 1950 को 1950 को कुछ मेन काम हुए। ये लास्ट मीटिंग हुई, ये इस डेट में लास्ट मीटिंग हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और जन गण मन को नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें वंदे मातरम को
नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। तो ये जो 24 जनवरी 1950 है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट मीटिंग इस डेट पर हुई है और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया है। जन गण मन उस डेट में नेशनल एंथम बनी और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। उसके 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया जिसको हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको पूर्ण स्वराज के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज के बारे में बात की गई थी। तो ये सब चाहते थे कि 26 जनवरी को ही हम यहाँ पर इसको रिलीज़ करें। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। बेसिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, तो उस वक्त की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त जो इसमें आर्टिकल्स थे वो थे 395 आर्टिकल्स। इसके जो पार्ट्स थे वो थे 22 और इसके जो शेड्यूल्स थे वो थे इसमें 8 उस वक्त। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। अगर हम इसमें टाइम के बारे में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। और अगर हम इसमें पैसे की बात करें लगभग इसमें 64 लाख का खर्चा आया था उस वक्त के बारे में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें उस वक्त 15 फीमेल्स थी और इसमें जो सेशंस थे 11 सेशंस रखे गए थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी। अब ये तो हमारा जो हिस्ट्री थी, क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें और कैसे बना इसका हिस्ट्री हमने पढ़ ली है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। इसके बाद हम इसके सोर्सेज हम देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक जगह से अलग अलग जगह से कुछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।